सर ऐसे तो मत करो। तुमने किया, मैंने क्या किया? जो कर रहे हो तुम कर रहे हो। इक्विटी शेयर के बाद हमारा टॉपिक आता है प्रेफरेंस शेयर। कोई बच्चा बिना पढ़े मेरे को ये समझाने की ट्राई करे कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस में क्या फर्क होता होगा। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो बोलना, अरे बोलना, मेरे को कुछ मानने लगे हो। बोल। अरे पूछा तो बताएगा ही ये कुछ। मैं पागल हूँ, बिना मत के मार लूंगा। इक्विटी शेयर्स होते हैं जो उनसे कंपनी अपने छोटे छोटे शेयर्स मिलते हैं, जैसे कि अरे ये छोटे शेयर कैसे होते हैं और बड़े कैसे होते हैं? जिनको हम लोग को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है। और इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसमें हम लोग को कंफर्म अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता, हो सकता है वो शेयर्स लॉस में चले जाए। ठीक है, सही कह रहा है। और बताओ भी। इक्विटी शेयर में एक और बताओ ना। गलत। कैनेडा तो फेस वैल्यू भी जाती है तो सर कैनेडा को नहीं। एक प्रोबेबिलिटी अच्छा पॉइंट है। इक्विटी शेयर्स जो होना सकता है राइट टू वोट मिलता है कंपनी को। देखो, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ तो वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। मैं कंपनी का मालिक बन गया। अब मेरे को अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो मेरे को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉफिट अगर कम भी हुआ तो कंपनी मेरे को ये कह सकती है कि हम इस साल प्रॉफिट नहीं देंगे, अगली बार देंगे, कह सकती है। बताया तो था, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट रोक दिया जा सकता है। उसका डिविडेंड क्या कर सकते हैं? रोक दे सकते हैं। फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, कई बार बहुत अच्छा मिलता है, कई बार बहुत खराब, मिलता ही नहीं है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को ये पक्का पता है कि मेरे को पैसा मिलेगा। कंपनी एक अलग टाइप का शेयर भी इशू करती है, प्रेफरेंस। बस इतना है कि डिविडेंड देने वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रेफरेंस पहले मिलती है। प्रेफरेंस का मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफर किया जाएगा, उसकी प्रेफरेंस क्या है कंपनी के लिए? ज्यादा। पहले प्रेफरेंस शेयर को देगी, लास्ट में किसको देगी? इक्विटी। पर जो कंपनी के मेन मालिक वो इक्विटी वाले होते हैं, प्रेफरेंस नहीं होते। साथ में प्रेफरेंस शेयर कैरी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। मान लो एक प्रेफरेंस का नाम होता है 12% प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रॉफिट का 12% को देना ही पड़ेगा। समझ गए हो? तो जब डिविडेंड, सबसे पहले क्या देती है कंपनी? एक्सपेंस। फिर क्या देती है? इंटरेस्ट। फिर क्या देती है? टैक्स। खाली इसको आता, किसको नहीं आता? मैंने बनवाया तो था, 3 क्लास से बनवाया मैंने। मैं पूछ क्या रहा हूँ, कंपनी सबसे पहले क्या देती है प्रॉफिट में से? एक्सपेंस। फिर तुम्हें क्या पूछना था? एक्सपेंस के बाद, एक्सपेंस के बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद टैक्स, के बाद डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड में पहले कौन सा डिविडेंड देगी? प्रेफरेंस शेयर का। फिर कुछ बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली रिटेन नहीं, वो डिपेंड करता है वो कितना निकाले। कई कंपनी नहीं निकालती, वो एक अलग सा फ्लोचार्ट बनता है। कंपनी कहती है ज्यादा रिटर्निंग करूंगी नहीं करूंगी, अलग टॉपिक है, वो 12th में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है? तो डिविडेंड देते वक्त लास्ट में डिविडेंड देते हैं, और उसमें भी 2 कैटेगरी आती है। पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड दिया जाएगा, फिर उसके बाद इक्विटी वाले को दिया जाएगा। बात पकड़ में आई? प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा सेफ्टी होगी, ज्यादा सिक्योरिटी होगी, क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, डिविडेंड मिलना ही मिलना है। कोई भी हो सकते हैं। आप जब कंपनी के शेयर खरीदने जाओगे, आपके दोनों ऑप्शन होते हैं, आप इक्विटी वाले खरीदो क्या प्रेफरेंस वाले खरीदो। क्यों? उसको फिक्स मिले क्या होता है? कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती हो, फिर तुम ज्यादा भी तो नहीं कमा पाओगे। फिर अगर तुम्हें राइट टू वोट नहीं मिलता, कंपनी के मालिक नहीं हो तुम, बस तुम्हें डिविडेंड। जो कई लोग सेफ खेलना चाहते हैं कि हम सेफ खेलेंगे, वो प्रेफरेंस वाले शेयर लेंगे। कई लोग कहते हैं हम रिस्क बेयर करेंगे, वो इक्विटी लेंगे। ये क्वेश्चन 5 ऐसे ही होगा। चुप रहे यार। इसमें क्या निकला? डी तो गया, एक गलत हो गया ना। जब ए कट रहा है, डी कैसे कट सकता है? यहाँ पे डी कॉमन लिया जाएगा। ये ब्रैकेट अंदर प्लस माइनस होगा, फिर डी की वैल्यू क्या आएगी दिखाइए मेरे को। अगर डी के सही होगी तो आगे बढ़ियो, मेरे को याद है, अभी तो चेक किया कल।
कई कंपनी के नाम से क्या निकालना है? Which term of the sequence is गलती question है? गलती पता क्या है कि ये एपी है तो जीपी का हम लगा रही है। सम ऑफ एन टर्म्स एपी की निकालनी है। ये जीपी है, एपी है। एपी का हम लगाया था 10th वाला, इसे पूछ लो वरना। एन टर्म का सम एसएम निकालना है एपी का। अब मार्क करो, द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। द इसमें हाईलाइट करो अगली लाइन का, मार्क पूरा किया जाएगा। हाईलाइट क्या करना है? प्रेफरेंशियल पोजीशन दिखा। इसका क्या मतलब हुआ? ओवर इक्विटी शेयर, मतलब इनको ज्यादा लोग नहीं, कंपनी उनको ज्यादा प्रेफरेंस करेगी, उनकी पोजीशन क्या होगी? प्रेफरेंशियल होगी। उनका डिविडेंड क्या होगा? फिक्स्ड रेट। ज्यादा कैसे हो जाएगा? उनका कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड डिक्लेयर टू इक्विटी। मतलब पहले किसको मिलेगा? अमन ये लिखा है ना, बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, पहले किसको मिलेगा? हाँ, इक्विटी से बिफोर प्रेफरेंस मिलेगा, प्रेफरेंस के बाद इक्विटी को मिलेगा। रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स ऑफ कंपनीज क्रेडिटर्स हैव बीन सेट। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो लिक्विडेशन का मतलब बताओ। लिक्विडेशन मतलब बाइंडिंग अप होती है। लिखो, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद हो रही है। लिखो भाई साहब, क्रेडिटर्स को देने के बाद पाजी लिक्विडेशन का मतलब लिखो वाइंडिंग अप। क्रेडिटर्स को देने के बाद जब कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले हम आउटसाइडर की लायबिलिटी देते हैं, बाहर के लोगों को पैसा। बाहर के लोग कौन है? क्रेडिटर, लोन, बैंक लोन वगैरह। फिर उसके बाद डेटर्स और डेटर्स लेते हैं, फिर क्रेडिटर को पेमेंट दोगे, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर वालों को पेमेंट दे देते हैं उनकी पूरी। इक्विटी के लिए बचेगा तो देंगे, नहीं बचेगा तो देंगे ही नहीं, उनका पैसा मर जाता है। 12th में एक चैप्टर है जिसमें आपको पूरी कंपनी जब बंद होती है उसके अकाउंट सुनाने होते हैं, अगर उसमें डिसोल्यूशन आएगा। डिवेंचर इशू करते हैं तब वो हमारे एसेट्स को कंफिस्केट कर सकते हैं। डिवेंचर लोन होता है, शेयर नहीं होते। अगर हम देते हैं डिवेंचर इशू करते हैं तो वो लोग हमारे एसेट्स को कंफिस्केट कर सकते हैं। डिवेंचर लोन होता है, ये शेयर कैपिटल है, ये कैपिटल लोन है। लोन के बदले मॉर्गेज, लोन के बदले कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ये लोन थोड़ी है। अगर हम इनको ना दें, क्या ना दे? नहीं बचा हमारे पास तो देने पड़ेंगे भैया, जहां से मर्जी लाओ। ये कंफिस्केट कर सकते हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स बिक के आएंगे इनके पैसे, ये नहीं कि हम बेचेंगे एसेट अपने। हमने एसेट बेचेंगे, जो पैसा आएगा उसको देंगे इनको पैसे, इनको देना ही पड़ेगा। पैसे हम लॉस में तब भी हमें पैसे दें। इनको बड़ा कंपनी वाइंड अप तभी उसी लॉस होता है जब उसको, तो देने पड़ेंगे। आउटसाइडर की लायबिलिटी क्रेडिटर के बाद इनको देने पड़ेंगे। क्रेडिटर के पहले देंगे, क्रेडिटर के बाद चेक करो, देखो लिखा हुआ है आफ्टर, बाद में देंगे। इनका डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलेगा, पर जब कंपनी बंद होगी इनका कैपिटल, डिविडेंड नहीं बोल रहा मैं, दो अलग शब्द है। डिविडेंड वो था प्रॉफिट का हिस्सा, इनको प्रॉफिट का हिस्सा इक्विटी से कब मिलेगा? पहले। जब कंपनी बंद होगी तब डिविडेंड दोगे कि कैपिटल पूरी वापस करोगे? तब कैपिटल पूरी। इनको कैपिटल जो वापस करनी पड़ेगी वो क्रेडिटर के बाद, पहले क्रेडिटर देते हैं फिर इनको देंगे। क्रेडिटर में या बैंक लोन सारे, डिवेंचर होल्डर को पहले दिया जाएगा। इससे पहले किसको देंगे? डिवेंचर होल्डर को, उसके बाद प्रेफरेंस की बारी आती है। हाँ जी, हाँ तो इसमें माइनस कॉमन लेना कटिंग का, -1 है डी। एक केवल दिखा दिया उसका, कितने मार्क्स का? डायग्राम के साथ लिखा हुआ है, 1 मार्क का डायग्राम है। डायग्राम आता है, 1 मार्क का डायग्राम है, बाकी 3 मार्क का लिखो समान। नेफ्रॉन का लिखना, बोमेंस, कैपिटल, टेब्यूल सब कुछ लिख दे भाई, बढ़िया सा। ग्लोबुलस वगैरह सब कुछ, सारा कुछ आता है। नेफ्रॉन मतलब किडनी पूरा। आगे देखो, इन अदर वर्ड्स खाली मार्क कर लो। अब टिप टॉप भी मार्क करो, क्या क्या है टिप टॉप? प्रेफरेंस शेयर जनरल डू नॉट एंजॉय ओए एनी वोटिंग राइट,
इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता, इक्विटी वाले को होता है। Yes. प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल डिबेंचर एज देयर बियर, डिबेंचर के जैसे होते हैं कि उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स। इनका भी रिटर्न क्या, इनको इंटरेस्ट नहीं बोलते, रिटर्न बोलते, क्या बोलते हैं? डिबेंचर में क्या वर्ड यूज करते हैं? रेट के ऊपर इंटरेस्ट, इसका क्या रेट ऑफ रिटर्न। आगे क्या लिखा है? Also, the dividend is paid only at अभी मार्क करा दूंगा, मेरी 12th की बुक में से मार्क करा दूंगा, बोलो। also as the dividend is payable only at the discretion of director. अब ये आपका BQ कर दो। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा आएगा ट्विस्ट होके, हाउ डज डिबेंचर सॉरी प्रेफरेंस शेयर रिजेंबल डिबेंचर, बताओ आंसर, बताओ। डिबेंचर कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैरी फिक्स रिटर्न, देयरफॉर दे रिजेंबल डिबेंचर। हाउ डज प्रेफरेंस शेयर रिजेंबल इक्विटी शेयर? लिखा है आगे, आंसर लिखा हुआ है, पढ़ने की ट्राई तो करो। जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट सबसे पहले देते हैं, सबसे लास्ट में किसको देते हैं? इक्विटी शेयर का। तो ये भी सेकंड लास्ट ही दे रहे हैं ना, सब कुछ सारे प्रॉफिट टैक्स इंटरेस्ट बांटने के बाद हम इक्विटी शेयर का डिविडेंड देते हैं, और उसके बाद ही हम कब किसका देते हैं? प्रेफरेंस शेयर का। तो रिजेंबल किसने करता है? इक्विटी शेयर का। समझ गए हो? अलग अलग क्वेश्चन आता है ट्विस्ट होके। फीचर, पहला फीचर समझाएगा अंगद। और इसमें कहना है कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है हमें, मतलब रिटर्न दिया जाता है हमें। तो फिर जो प्रेफरेंस शेयर है वो यूजफुल है उन इन्वेस्टर के लिए जिनको फिक्स रिटर्न ही वापस चाहिए। ठीक है, शेयर जो रिस्क कम ले। सेकंड पॉइंट मनप्रीत समझाएगा। वो कंट्रोल को इफेक्ट नहीं करते क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसके पास वोटिंग के राइट नहीं होते। जो इक्विटी शेयर वाला बंदा है वो कंपनी अपनी सेइंग अपनी बात रख सकता है, तो वो कंपनी को कुछ ना कुछ तरीके से सारे मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वाला अपनी बात कह सकता है, तो उसका कंपनी में कोई हक कंट्रोल नहीं है। थर्ड पॉइंट आरजा। अगर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो अगर कुछ पैसे बच गए और हायर रेट ऑफ डिविडेंड बच गया तो वो शेयर ज्यादा प्रॉफिट तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड हायर बांट सकते हैं। उसकी डिसएडवांटेज है। हाँ एडवांटेज है, पर किसकी एडवांटेज है? इक्विटी की एडवांटेज है। चौथा पॉइंट अमन बता चुका हूं पहले, मैं सब रिपीट ही हो रहा है। इसके में मैं ये बता रही थी फ्रेंड्स शेयर होल्डर होते हैं उनके प्रेफरेंस राइट ऑफ रीपेमेंट होते हैं कि इक्विटी उनको जब भी हम लिक्विडेशन में जब भी हम कंपनी बंद होती है तो उनको सबसे पहले नहीं, इक्विटी से पहले, सबसे पहले तो क्रेडिटर को देते हैं, और इक्विटी से पहले इनका फायदा होगा, ये मेरिट भी आ गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट हकीरत। प्रेफरेंशियल कैपिटल होता है वो कोई अबे ये पांचवा पॉइंट। प्रेफरेंशियल कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट एसेट ऑफ जो एसेट होते हैं कंपनी है उसके अगेंस्ट प्रेफरेंशियल शेयर कोई चार्ज नहीं क्रिएट करता। ये तो हिंदी में करना होगा ना, मतलब तुम्हारी मतलब बताना मनन। वो तो इसने बोल दिया, समझाया क्या इसमें? अरे तू आज क्लास में अटेंटिव नहीं है, फिर अब रोया ना मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं बाहर निकाल दूंगा। कभी फोन कभी कुछ, पापा का फोन आया, पापा का कॉल मैंने सुनने दिया ना, फिर मैसेज पहले भी कर उसके बाद भी कर रहा था। यहाँ बैठ के इंस्टा व्हाट्सएप चलाओगे, मैं अलाउ नहीं करूंगा। कोई चलाता है यहाँ पे? उससे बात इससे बात क्या है? ये तो हिंदी में कन्वर्ट हुआ। पॉइंट समझा पांचवा। किसी भी एसेट पे होल्ड कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं।
क्या मतलब हुआ, ये तो हिंदी में कन्वर्ट हुआ ना। हमें ये बता रहा है कि प्रेफरेंस कैपिटल के अंदर हमारा कुछ भी होए हम अपने उनके एसेट बेच कर अपने पैसे वापस नहीं रे, हम एसेट कॉन्फिस्केट, अगर प्रेफरेंस कंपनी डूब रही है कुछ हो, प्रेफरेंस शेयर का बंदा एसेट पे अपना हक नहीं जमा सकता, अपना कब्जा नहीं जमा सकता। हाँ, कंपनी अपने एसेट बेच के उनको पैसे वापस कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर का बंदा कहीं नहीं कि मैं मशीन लेके जा रहा हूँ, इक्विटी वाला जमा सकता है। समझ गए हो? ये थी हिंदी। बेटा जब बीएससी हिंदी में नहीं आएगी ना तो एग्जाम में एक पॉइंट नहीं लिखते, ये इसको बड़ा करके लिखते हैं। अगर आप ये लिखो साथ में एग्जाम्पल डाल दो जो मैंने बोला तो मैम खुश हो जाएगी। बेटा एग्जाम्पल डालने आंसर बड़े होते हैं, रट्टा फट्टा मार के नहीं होते। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर को खाली रीड करना है होमवर्क में या आगे जब टेस्ट होगा। अब आता है रिटेन अर्निंग। मतलब हो गया तेरा काम, जा फिर। कहाँ तक हो गया आज? तो एक फोटो ग्रुप में आई हुई है, उसमें सारी डोमिसिटी है, वो लिखनी है अभी। वो होमवर्क में घर पे लिख के लाओ और वो याद करके आओ। अगली वीडियो में वो समझाई गई है कि डोमिसिटी 2 क्यों है, 1 क्यों है, 3 क्यों है। अगर ना समझे तो मेरे से पूछ लियो। एटम तक समझ आ गया, यहाँ चैप्टर आसान है, अब होगा मुश्किल और 10th में काम आना है। अगर एक केमिस्ट्री खराब कर दी 10th की पूरी केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। अब आयन्स आएगा, वैलेंसी आएगी, सब आएगा। एटॉमिसिटी 2 कब और 3 कब होती है, सब आएगा। अगली वीडियो में ना समझ आए ना मेरे से वहीं से वही पूछ लियो, अरे छोड़ी मत कि हाँ छोड़ो देखा जाएगा, वो काम नहीं। और थोड़ा स्कूल में मैथ साइंस में अटेंटिव हो जा, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा बैठ रहा है ना, थोड़ा स्कूल की हेल्प लगेगी है मेरे को। बैच में नहीं आ रहा ना, बैच में 10 सवाल पूछते हैं, तू पूछ नहीं रहा कोई। रिटेन अर्निंग का मतलब समझ रहा है? बैच में तो पूछेगा नहीं पूछेगा, यहाँ तो पूछेगा नहीं, स्कूल में कुछ पूछेगा ना मैम से। जो प्रॉफिट हम बचा लेते हैं डिविडेंड के तौर पर देते, ये डिविडेंड देने के बाद बचाओगे कि पहले? पहले बचा लेंगे, जो बचेगा वो बांट देंगे। बाद में कैसे बचेगा? सबको तो बांट दिया। समझ रहा है? वो फोटो है, करके आनी है। नोट याद भी, सिंबल के साथ। सिंबल याद है? लेटिन नेम पढ़े, क्यूप्रम केप्रम आ गया उसमें। वो फुल मार्क्स खोलेगा ना, उसमें सारे सिंबल्स लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी के अंदर चार्ट है, सारे सिंबल्स। और 2 काम याद करके आनी है, सिंबल्स, उनकी डोमिसिटी और मास। याद रहेगा मास? मास सब कुछ एनसीईआरटी में ब्लू टेबल दिया हुआ है। बोलो। हम बचाएंगे जो अर्निंग को, जो बचाए। अगर अर्निंग नहीं करोगे तो सारा बांटना पड़ जाएगा। तो डिविडेंड से पहले, प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले क्या बचाई जाएगी? थोड़ी सी प्रॉफिट। अर्निंग मतलब प्रॉफिट। क्यों बचाएंगे? आपके पेरेंट्स की सैलरी आती है, इनकम आती है बिजनेस की, सेविंग्स करते हो? क्यों करते हो? कभी बड़ा खर्चा आ जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो, तो बिजनेस में तो रिस्की है। कभी कोई ऐसे टूट गया, मशीनरी खराब हो गई, नहीं खरीदनी पड़ जाएगी, बिल्डिंग नहीं बनानी। फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं हम, रिटेन अर्निंग बचा के रखते हैं, सेविंग करते हैं। वो तो उसकी वैल्यू में गिरावट होती है। अगर टाइम से पहले टूट गई तो रिस्क तो रिटर्निंग आता है। जहाँ रिस्क वहां पे रिटेन अर्निंग। ठीक है? रिस्क है तो इश्क नहीं होता, रिस्क है तो रिटेन अर्निंग होती है। बेटा आप बीटीएस से बाहर निकलोगे तो कुछ देखोगे ना। अच्छी बात है, ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को। अरे वो स्कैम एक सबको पता है यहाँ पे क्या है, फेमस डायलॉग है यार। मुझे बताओ इसमें 825 निकालना है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8227 आ रहा है एक बार। चलो ये बताओ कितना आएगा आंसर लास्ट? ये ठीक करा दूंगा। क्या? कौन सा? हाँ तो ऐसे थोड़ी हटेगा, ये 8-2n आ जाएगा, bn हो जाएगा। नहीं हटाना, अभी नहीं हट रहा, अभी हटाना पड़ेगा आपको। कुछ गलत
वो बड़ा बढ़िया उसके बाद कुछ गलतियां मेरे को दिख गई है। ये क्या बात है? चलो, पैसा क्यों रिटेन करना है? ताकि फ्यूचर मिस हैपनिंग। तो इसमें कोई मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि अपनी कंपनी का इन्वेस्ट होते हैं वो लोग अपनी कंपनी में क्यों दे देते हैं? क्या? जैसे आपने खर्चे पैसे आपने वो अपनी कंपनी में बिल दे दिए, अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, हाँ, तो फिर वो कंपनी के लॉस में दिखाता है, एक्सपेंसेस में मतलब वो जो प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस हो जाता है। खर्चे, हाँ। तो फिर लोग ऐसे कैसे कर देते हैं कि वो लॉस में दिखा देता है अपनी कंपनी। लॉस में दिखाता है, खर्चे बढ़ा देता है। खर्चे क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट से खर्चे ज्यादा आ जाएंगे, नेट प्रॉफिट कम आता, लॉस आ जाता है। सामान बेच के पैसा बचा 5 लाख, सामान बेच के पैसा बचा, ठीक है, खर्चे हो गए 10 लाख के, 7 लाख के, 2 लाख क्या हो गया? खर्चे बढ़ा दोगे, लॉस आ जाएगा ना। फिर आप इंटरेस्ट दोगे डिवेंचर पे और लॉस बढ़ गया, लोन पे इंटरेस्ट और लॉस बढ़ गया, टैक्स दोगे नहीं आप, नेगेटिव में हो आप, टैक्स दोगे नहीं आप, लॉस में। इक्विटी को डिविडेंड दोगे नहीं आप, प्रेफरेंस को डिविडेंड दोगे ही नहीं आप। सर कभी का बहुत कंपनी अपने आप को लॉस में दिखाती है। उसका नुकसान, आपके शेयर भी खरीदेगा ही नहीं आगे जाके, नुकसान भी तो होता है। एक तरफ से जान, अगर आप लॉस दिखाओगे वो एम्प्लॉय को दिक्कत नहीं होती। अगर आपका कंपनी बहुत दिन तक लॉस, बहुत साल तक लॉस में है, तो आपके शेयर खरीदे हुई कंपनी को पता खत्म हो जाएगा। ऐसा करती नहीं कंपनी, कंपनी करती है प्रॉफिट कम दिखाती है। 76 10 लाख की जगह 7 लाख की दिखा देती है। स्टेपलर दो, स्टेपलर कहाँ गया स्टेपलर? सर ऐसे कोई कंपनी चलो। जिसमें पैसा बड़ा है, ऐसी कंपनी बताओ जिसमें पैसा बड़ा पैसा बड़ा, टीचर बन जा। एजुकेशन कंपनी है। अच्छा आइडिया है। बट पैसे टीचर स्कूल की नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर अच्छा पढ़ाएगा, अगर अच्छा पढ़ाएगा तो पैसे की कमी नहीं आएगी। पर अगर पैसे को सोच के कमाए पढ़ाएगा तो कभी पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। अगर पढ़ाने के लिए सोचेगा, अच्छा आउट ऑफ द वे जाके पढ़ाएगा, पैसे को इंपॉर्टेंस देगा, तेरा पैसे की कमी नहीं आएगी कभी। ये बिजनेस नहीं है। अरे ऐसे मतलब पापा का बिजनेस आ गया क्वालिटी में मेरा मन है और मेरा मतलब अलग सा ही है शॉप है कि अलग से चलानी है। एक काम करते हैं, अलग की बातें अलग करेंगे, किसी और दिन पढ़ाई की बात करते हैं। अरे आनंद कुमार नहीं बता, आनंद कुमार नहीं बता, क्या उसको सुपर में ठीक बता। पता है मेरे को क्या है? अभी क्या बोल रही है? पता है मेरे को क्या है? क्या बोला है? मेन है कि पढ़ाई की बात करते हैं। और एक बात यह है कि 4 घंटे से मार दूंगी कि मारती नहीं है हाँ भाई इसमें ओए कहीं ना बेटे। जिसमें दम होता है ना उसे मार चुका होता है, सर बात है यार, सर बात है, सर इसमें दम ही नहीं है। ये बात ठीक है। और कंपनी देखो, सिलेबस नहीं हो पाएगा ऐसे। जनरली डो नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग अमंग, सारा पैसा नहीं बांटती लेकिन कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रखती है। फर्स्ट लाइन में ये लिखा, कुछ और लिखा है, ये लिखा, कुछ और लिखा है। सेकंड लाइन पढ़ो, इसको और किस नाम से जानते हैं? 2 अलग नाम बताओ, सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लफिंग ब्लैक। ये प्लफिंग ब्लैक बैक या सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब बताओ, क्यों ये नाम दिया? अपने पैसों खुद अपनी कंपनी को क्या कर दिया? ओनर्स फंड। हम ओनर्स फंड पढ़े ना आज। फ्लोइंग बैक और प्रॉफिट मतलब क्या? फ्लोइंग बैक क्या होता है? प्लफिंग बैक या फ्लोइंग बैक? फ्लोइंग का मतलब क्या होता है? फ्लोइंग का मतलब पूछ रहा हूँ हिंदी में। देख, उसको वो नहीं पता लेकिन उसको ये पता है पढ़ाई की बात। उसको टीवी की बात नहीं पता लेकिन पढ़ाई की बात सारी पता है उसको। समझ आया कि नहीं आया? तुम्हें टीवी की बातें पता है, तुम्हें फ्लोइंग की बात नहीं पता। किसी को किस को पता है फ्लोइंग का मतलब? गरीबों 11th के बच्चों। पीछे देख, पीछे शक्ल देखो इनकी। खोदना। फ्लोइंग करते क्यों है? सीड डालते हैं सोइंग के लिए, तो सीड सो कुछ डाल रहे हैं, तो फ्लोइंग में हम प्रॉफिट को वापस कंपनी में क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। प्लफिंग हिंदी में, गवारों वाली हिंदी में है। ये फिर बाहर से भाग जाता है क्लास से। तू वहां बैठा कर, जब तेरे को फालतू दिमाग में बाहर निकल जाएगा। That's why it is called flowing back of profit. अगला लाइन पढ़ के समझाओ।
द प्रॉफिट अवेलेबल। क्या ये फ्लोइंग बैक नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है? अगर प्रॉफिट कम है, तो फ्लोइंग भी नहीं होगी। ज्यादा है तो करेंगे। अगर हर साल डिविडेंड अच्छा देते हो तो फ्लोइंग बैक क्या करोगे? कम होगी। डिविडेंड ज्यादा देते हो ना। अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो अच्छी है, क्या मतलब कैश फ्लो का मतलब है पैसा आता रहता है बराबर, उधार कम है कैश ज्यादा है इनफ्लो, तो आप पैसे ज्यादा सेव करोगे कि डिविडेंड ज्यादा बांटोगे? मैं डिविडेंड ज्यादा बांटूंगा। मैंने क्या बोला कि मेरा कैश फ्लो क्या है? अच्छा, मतलब कैश हर वक्त आता रहता है, तो मेरे को कुछ जरूरत होगी तो मैं कैश आता रहेगा, मेरे को रिटेन करने की जरूरत क्या है? अगर मेरा कैश का बिजनेस है मेरे को सेव करना पड़ेगा, नो, पता है हर महीने कैश आ जाएगा। लेकिन उधार का बिजनेस तो मैं रिटेन ज्यादा करूंगा कि एकदम मशीनरी खराब हो गई तो मैं क्या बोलूंगा, भाजी फोन पैसे दे दो, ऐसे नहीं। जिसकी कैश फ्लो अच्छी होती है उसकी रिटेन अर्निंग कम होती है, वो डिविडेंड अच्छा बांटता है। कैश फ्लो कम होती है, उधार ज्यादा होता है, रिटेन भी करेगा, डिविडेंड क्या करेगा? कम बांटेगा। समझ आया उल्टा क्वेश्चन? अब पहला फीचर आप बताओगे। सर मैंने कह रहा हूँ हाँ तो पहले शुरुआत ए फॉर अंकल, अंकल से स्टार्ट करेंगे ना। हैं? इक्वेशन क्या है? ये सही है। कौन सा क्वेश्चन है? 7। अब सही है। हाँ मुझे पता नहीं हुई ना क्या 37 आ गया बीच में। यही तो आंसर है। इसको फैक्टर बनाओ, बन जाएंगे। नहीं बन इसके फैक्टर बनाएगी, उसमें से 3 into 3 into 3 into 2 आ रहा है। क्या सही तो आ रहा है, आगे नहीं हो रहा ना। आ रखा आंसर। 19 को अलग कर, बाकी अलग करियो। तब बताओ। नहीं पर मैं वो माइनस कर रही हूँ ना, बना रहा है। फर्स्ट वाला सिंपल है कि क्या फर्स्ट वाला सिंपल है कि भाई, प्रॉफिट तो होता रहेगा, परमानेंट है हमारा आंसर। हाईलाइट क्या करोगे? हाईलाइट फंड। हाँ बता, हेली पढ़ के बैठा हूँ। बढ़ाओ, हेलो बोलो जी। किसका पहला क्वेश्चन? फॉर्मूला ठीक है क्या है फॉर्मूला? और अब तो एन एन ही तो निकाल, क्वेश्चन में क्या निकालना है? ओए पागल, ये 48 बाहर, ये कौन सी मैथ्स है? ओ बेटा, ये 48 बाहर ही नहीं आ सकता, ले आइए तू बाहर। अरे नहीं वो मैंने कट करा है सर, ये देखो। ये सही है, ये ऐसे काटो, मैं चेक कर दूंगा इसको। हाँ तो ठीक है ना, ये ब्रैकेट खोलोगे। वो फिर 4x² बनता हाँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है यहाँ पे। हद है यार, है। आपको बोला ना ये चैप्टर क्वाड्रेटिक तो बचपन से। बोलो भाई सब, आप बोलो। इसमें रिटेन करने में हम लोग को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बट क्योंकि हम क्या, हमारा प्रॉफिट है ना, हम सेव कर रहे हैं, क्यों नहीं देना पड़ता? टैक्स कहाँ लिखा है? टैक्स तो लिखा भी नहीं यहाँ पे। टैक्स, ये टैक्स देने के बाद सेव करते हैं कि पहले? बाद में। पहले टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वो सेव करोगे। तो ये टैक्स देने के बाद है, पर इस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्यों? क्यों? मेरा पैसा है भाई, क्यों इंटरेस्ट दूंगा? लोन थोड़ी है। क्या इस पैसे पे डिविडेंड देना पड़ता है? मेरा पैसा है भाई, कंपनी का पैसा है। क्या फ्लोटेशन कॉस्ट होती है इसकी? पहले इसका मतलब बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट है? गलत, गलत। पिछली क्लास में बताया मैंने। शट अप, गलत। वही तो बोला हमने भी अभी। जब मैं इक्विटी शेयर खरीदने, सॉरी बेचने, मैं कंपनी हूँ, तुम शेयर होल्डर बनने जाओगे, तुम्हें पता कैसे लगेगा कि मैं इक्विटी शेयर बेच रहा हूँ? मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगेगा? टेलीग्राम तुम करोगे, मैं करूँ? टेलीग्राम कहाँ करूँगा एडवर्टाइजमेंट? इंटरनेट पे, टीवी पे, स्टॉक मार्केट में। फिर मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा। तुम मेरी कंपनी के बारे में जानना चाहोगे, मैं तुम्हें क्या दूंगा? प्रोस्पेक्टस। क्या दूंगा? भूल गए प्रोस्पेक्टस? तो ये खर्चे सारे जो इक्विटी शेयर को इशू करने से पहले करने पड़ते हैं,
वो सारे खर्चे होते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तुम पता नहीं क्या बोली जा रही हो, PNT याद रहेगा। आज के बाद क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट? जो हम कॉस्ट मतलब खर्चा, एक्सपेंस जो कंपनी इशू करती है, कंपनी करती है फ्लोट शेयर को इशू करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर को भी, और क्योंकि उसके बगैर आपका खर्चा नहीं हो सकता, इशू नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या रिटेन अर्निंग पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होती है? क्योंकि खुद का पैसा है। थर्ड पॉइंट, इसमें पूरी फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी मर्जी ज्यादा बचाओ, आपकी मर्जी कम बचाओ। क्या इंटरेस्ट पे से फ्रीडम होती है? क्या प्रेफरेंस की फ्रीडम होती है? क्या इक्विटी भी होती है? नहीं, आपको देना पड़ता है। यहाँ बचाना बचाओ, नहीं ना जाओ, तेरी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है ना। फोर्थ पॉइंट मनप्रीत, जो लॉसेस होते हैं उनको पूरा करने में जो कैसे कैसे जो हम पैसे बचा रहे हैं, अगर 3 साल पैसे बचाए, चौथे साल लॉस हो गया, तो वो उस पैसे से हम कवर कर लेंगे अपना लॉस और डिविडेंड बांट देंगे, सब कुछ कर देंगे। नहीं, अपने को प्रॉफिट में दिखा सकते हैं। समझ गए हो? तो अगर मेरे को 3 साल प्रॉफिट हुआ और 1 साल क्या हो गया लॉस, मैं उस साल लॉस लिखूंगा कि प्रॉफिट लिखूंगा? मैं लिखूंगा लॉस ही, पर मैं कहां से पूरा करूंगा उसको? रिटेन अर्निंग में से। अगला पॉइंट, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस कैसे बढ़ा सकती है? मार्केट प्राइस क्या होती है पहले तो ये नहीं होती। मार्केट प्राइस पता सर, शेयर का नाम, जिस शेयर का प्राइस current market अगर मैं अपना एक शेयर 10 रुपए का इशू करता हूँ, फिर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती कैसे है? रीसेल करते रहते हैं। मान लो 10 रुपए का शेयर ऐसे करते 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 वहां पे 500 का पहुंच गया। अब वो शेयर की वैल्यू मार्केट में कितनी है? अगर कुंवर मेरे को वापस वो शेयर करता है कंपनी को, मैं इसको 10 रुपए ही दूंगा। सर ने बता, ये होती है प्राइमरी मार्केट। कंपनी के लिए शेयर 10 रुपए का जिंदगी में रहता है, तो ये कंपनी को अगर वापस करेगा तो कितने का लूंगा मैं इसमें? घाटा इसका, मेरा नहीं है। ये कमाया भी इसने था ना, मैंने कमाया, तुम सबने कमाया, मैंने कमाया। मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरी गुडविल, रेपुटेशन कि मेरी कंपनी, ये भाव बड़ा कैसे होगा? जब मेरी कंपनी अच्छा क्या दे रही होगी? अच्छा प्रॉफिट दे रही होगी, रिटेन भी क्या कर रही होगी? अच्छा। तो रिटेन अर्निंग अगर तुम कंपनी का देखते हो, तुम्हें क्या सिक्योरिटी मिलती है कि कल को अगर कंपनी डूबती है तो रिटेन अर्निंग इसको बचा सकती है। तो इस कंपनी के शेयर मेरे को सेफ लगते हैं। जिस कंपनी की रिटेन अर्निंग ज्यादा होगी, उस कंपनी की सेफ्टी क्या होगी? ज्यादा। उसकी शेयर का भाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सब मांगेंगे उसका शेयर। समझ आया क्यों? एग्जाम्पल चुप। अब टिप टॉप, एक ही बात है, अभी करेंगे। एक्सेसिव, बेटा 15 मिनट तो वो खराब करता है मेरे। एक्सेसिव फ्लोइंग बैक ऑफ, देखा, एक्सेसिव फ्लोइंग बैक मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर। अगर बहुत ज्यादा रिटेन कर रहे हो तो शेयर होल्डर नाराज हो सकते हैं, क्योंकि अगर रिटेन ज्यादा कर रहे हो बांटोगे क्या? कम, तो हमें तो हमारा पूरा हक दो। समझ रहे हो? तो रिटेन अर्निंग बढ़ने से एक तो शेयर की वैल्यू बढ़ती है, पर बहुत रिटेन करने से डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। ये भी BQ हो गया आपका। ये इसका रीजन 1 लाइन का लिखोगे कि 3-4 लाइनों का लिखोगे? लिख पाओगे? बढ़िया से लिख पाओगे? क्या लिखोगे? सर पहली रिटेन करने के लिए, बल्कि अगर हम शेयर अगर डालेंगे मार्केट में और हमें जब देने की बारी आएगी तो डिविडेंड की बात हो रही है, शेयर की बात ही नहीं हो रही। डिविडेंड वही तो हो गया जो हम देते बेटा जब वही तो बोलेगा ना, लिखा भी है कि वही तो। शेयर अलग होता है, डिविडेंड अलग होता है। डिविडेंड होता है जो कंपनी पे बचा अभी तक इसने कुछ नहीं पढ़ा मेरे से। प्रॉफिट के बाद शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट देते हैं वो डिविडेंड होता है। कंपनी के शेयर शेयर की वैल्यू अलग होती है, डिविडेंड अलग होता है। तूने 500 रुपए का शेयर लिया, 10 शेयर लिए, 5000 होगी वैल्यू। देखो डिविडेंड कितना? 5000 मिलेगा, नहीं 100-300 मिलेगा। फिर कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वही देगा ना तेरे को, कि 500 दे देगी पूरा तेरे को। फिर या अगर रिटेन अर्निंग ज्यादा होती है तो शेयर की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। बट अगर एक्सेसिव रिटेन अर्निंग करते हैं तो हम ज्यादा पैसा सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, बट डिविडेंड के तौर पे क्या बांट रहे हैं? कम। डिविडेंड कम बांट रहे हैं, शेयर नहीं कम बांट रहे, कम बांट रहे हैं। तो इससे
शेयर होल्डर के मन में क्या आएगा? डिससेटिस्फेक्शन, डिस्ट्रस्ट कि यार मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, मैंने क्या इन्वेस्टमेंट करी, मेरे को मिल तो रहे नहीं पैसे। तो धीरे धीरे शेयर की वैल्यू बाद में क्या हो जाएगी? लोग वापस करना शुरू कर देंगे शेयर। GDR करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। GDR, लोकल करेंसी शेयर ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू द, ये शेयर्स नहीं है, करेंसी शेयर्स है, ये फॉरेन करेंसी में होते हैं। अब उसके हिस्से जो कर रखे कंपनी ने, डिपॉजिटरी, व्हाट इज डिपॉजिटरी? एक कंपनी जैसे इंडिया में लिस्टेड है, उसको बाहर के वो बैंक जा रहा है करेंसी डिपॉजिटरी। सर ये सारे ना हमने कहीं पढ़े हैं पर एकदम से नहीं पढ़े तुमने पहले? पढ़े हुए हैं, ये डिपॉजिटरी कहीं पढ़ा हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, डिपॉजिटरी किसी को होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम लोग इंडिया में बैठ के दूसरी कंपनी के बाहर के शेयर हम लोग ले सकते हैं। मैंने अपने शेयर जितना मेरे को कैपिटल रेस करनी, ओनर्स फंड, वो मैं रुपीज में नहीं रेस करूंगा। मान लो मैं अमेरिकन कंपनी हूँ, तो मैं किस में करूंगा? डॉलर में करूंगा। एप्पल, मान लो एप्पल कहता है कि इंडियन किसी ने अगर एप्पल के शेयर्स लेने हो तो ले सकता है, पर तुम डायरेक्टली नहीं ले सकते। तुम इक्विटी शेयर डायरेक्टली ले सकते हो? नहीं ले सकते। शेयर तो हम ले नहीं ले सकते। प्रेफरेंस ले सकते हो? नहीं। तीनों में डिपॉजिट लगता है, ये 12th में पढ़ाएंगे आपको। अगर आपको आज शेयर खरीदना हो, मार्केटिंग करनी हो शेयर मार्केट में, सबसे पहले आपका अकाउंट खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? वो डिपॉजिटरी है आपकी। सेम अकाउंट कौन खोलेगा? कंपनी भी। कंपनी ने सारे शेयर के पैसे कहाँ रख दिए? डिपॉजिटरी बैंक में। वो डिपॉजिटरी बैंक सारों को शेयर बांटेगा। तो अगर मैं एक इंडियन बंदा हूं, मेरे को यूएस के एप्पल के शेयर खरीदने हैं, तो एप्पल के शेयर तो डॉलर्स में होंगे ना, तो मेरे को वाया बैंक ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, डायरेक्टली जा सकता हूं मैं? तो यूएस ने अपनी कुछ शेयर जो वो चाहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड में बेचूं, वो एक डिपॉजिट बैंक को दे दिए। अब जिस कंट्री का बंदा उस यूएस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, वो उसको शेयर बांट देगा और उससे रुपीज में पैसे ले लेगा और वो डॉलर में कन्वर्ट करके शेयर वाले को दे देगा। मान लो मैं एप्पल हूं, मेरे को पूरे वर्ल्ड में पैसे बांटने हैं। अगर अमेरिका में बांटने हैं शेयर्स, तो डॉलर में खरीद लूंगा, डायरेक्टली खरीद सकता हूँ विदाउट डिपॉजिटरी। लेकिन मेरे को पूरे वर्ल्ड में बांटने हैं। तुम रुपीज में खेलते हो, तुम दिनार में खेलते हो, तुम रूबल्स में खेलते हो, तुम किसमें खेलोगे बताओ? यूरोज में खेलते हो। पर मैं तो $1 लूंगा ना, तूने रुपीज लिए, तूने मेरी डिपॉजिटरी को दे दिया, मेरी डिपॉजिटरी क्या देगी तेरे को? शेयर दे देगी। वो रुपीज से लेगी, मेरे को बदले में क्या देगी? डॉलर देगी, कन्वर्ट करके। ये मेरे को उसको समझ नहीं आई। अगर मैं अमेरिकन कंपनी हूं, मैं रुपीज एक्सेप्ट करूंगा कि डॉलर? तुम्हें कन्वर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो तुम मेरी डिपॉजिट को रुपीज दे दोगे, जितने के शेयर चाहिए वो तुम्हें शेयर दे देगी, मेरे को वो कन्वर्ट करके डॉलर देगी। बैंक है ना वो, तो समझ आ गया? कन्वर्जन का काम कौन करेगा? डिपॉजिटरी। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बांटता हूं ये शेयर कन्वर्ट करके, ये होता है GDR। अगर मैं कहां में, अगला पढ़ो, अगर मैं खाली अमेरिका में बांटता हूं तो, अगर मैं खाली इंडिया में बांटता हूं तो, बात पकड़ में आ गई? खाली GDR पढ़ेंगे। लोकल करेंसी के शेयर, अब मेरी करेंसी कौन सी है? डॉलर। अगर मैं अमेरिकन कंपनी हूं तो क्या है मेरी करेंसी? डॉलर। तो अच्छा, अगर GDR होगा, एक बात सुनो, मैं अमेरिकन कंपनी नहीं भी हूं, इंडियन कंपनी हूं, पर मैं इशू इंडियन कंपनी के तौर पे पूरे वर्ल्ड में शेयर इशू करता हूं, तो मैं डॉलर में लूंगा, क्योंकि मैं इंडियन में लूंगा। अगर मैं रुपीज में लूंगा तो मैं किस में लूंगा? IDR। इंडियन में रुपीज में लूंगा तो कौन सी होगा? वो IDR। लेकिन अगर मैं डॉलर में लूंगा तो कौन सी लूंगा? GDR, क्योंकि डॉलर पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। अगर कोई इंडियन कंपनी अपने शेयर इशू करता है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड से तो अलग अलग करेंसी पैसा आएगा, पर मेरी लोकल करेंसी कौन सी? रुपीज। तो वो सारा पैसा कन्वर्ट रुपीज भी, और तुम्हारा पैसा किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? डॉलर्स में। और मैं US डॉलर में शेयर खरीदूंगा और बेचूंगा। अब इसका फायदा, तुमने मेरे शेयर लिए, मैं इंडियन कंपनी हूं, डॉलर में लिए, तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं बेच सकते हो आगे, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो GDR है। अगर मैं किसी से खरीद के आगे बेच दूं, तुम पूरे वर्ल्ड में किसी को भी बेच सकते हो शेयर मार्केट में। मुझे रुपीज बेचना, तू डॉलर में बिकते हो, वो होते ही डॉलर में, तो कंपनी को रुपीज में मिला होगा ना पैसा,
तुमने डॉलर खर्चे होंगे ना, कंपनी यूज कर सकती है ना भाई। तुमने जो DDR लिया डॉलर, वो रीइश्यू डॉलर में होंगे। तो पढ़ो, द डिपॉजिटरी बैंक इशू, स्टार्टिंग से लोकल करेंसी के शेयर होंगे, जो लोकल रुपीज मान लो, ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर टू द, रुपीज वाले शेयर मैंने कहा दे दिए डिपॉजिटरी बैंक को। द डिपॉजिटरी बैंक इशू, उसके शेयर बना के क्या कर देगा, अगेंस्ट इस शेयर रिसीट बना के देगा, और वो पैसे किस में लेगा, US डॉलर में। आप अगर GDR खरीदोगे तो आप रुपीज में नहीं खरीद सकते, आप किस में खरीद सकते हो, सिर्फ वो डॉलर से खरीद सकोगे। मेरे को किस में मिलेगा, रुपीज में मिलेगा, डॉलर में, मेरे को मतलब नहीं होती, मेरे को लोकल करेंसी मिल जाएगा। आगे, GDR इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब नेगोशिएबल मतलब उसके रेट ऊपर नीचे, बार्गेनिंग, क्योंकि मैं कंपनी से बार्गेनिंग नहीं होगी, कंपनी ने तो बेच दिया एक बार, तुम रीसेल जब मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में करोगे आपस में, तो नेगोशिएट, तो बोलेगा 500 नहीं बोलेगा 400 300, चलो होगी भाई, कंपनी का 100 ही था रेट, कंपनी को मतलब नहीं है इससे। इन द इंडियन कंटेक्स्ट अ GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रॉड, यहां से कहां जा रहा है, वर्ल्ड में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को मैं क्या बेच रहा हूँ, शेयर, तो मेरा DDR कहां चला गया, बाहर चला गया, बाय एन इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स इन सम। अगर मैं GDR इशू कर रहा हूं, मेरे पास क्या आएगा, डॉलर, इंडिया में क्या आएगा, इंडियन का फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पूरी गवर्नमेंट का बढ़ेगा। वो तो डिपॉजिटरी बैंक रुपीज में कन्वर्ट कर देगी ना, पर डॉलर तो आ गया मेरे पास, तो मेरे पास डॉलर की क्या आ गई, एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। मान लो मेरे को बाहर की कंट्री में इशू करना है, तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इशू करूंगा, कहाँ पे, नहीं, नेशनल भी नहीं करूंगा, मैं करूंगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि बाहर की कंट्री में बेचना ना मेरे को, तो फिर मैं न्यूयॉर्क के लोग खरीदेंगे, फिर लंदन में भी कर सकता हूँ मैं, तो जिस कंट्री में बेचना चाहता हूँ उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में को लिस्ट करना पड़ेगा। यही लिखा है कि GDR जो है लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ओए छोड़, फोन क्यों उठ रहा है बार बार, अरे मैं तो देख रहा था कि है भी, फोन नहीं उठेगा बस, ठीक है, सारे हैं, लंदन का भी है, न्यूयॉर्क सबके हैं। समझ में आया। बेटा अगर तुमने वर्ल्ड में कहीं बेचना है, अमेरिका में बंदा बैठा है, वो तुम्हारा शेयर खरीदेगा कैसे, इंडिया में आना पड़ेगा ना उसको, तो क्यों हम वहां की स्टॉक में लिस्ट कर देते हैं आजकल। न्यूयॉर्क में बंदा बैठा है, न्यूयॉर्क के स्टॉक में लिस्ट कर दो, वहां से खरीद लेगा वो। लंदन में बैठा, लंदन में कर दो, रशिया में लिस्ट कर दो। पर मगर इसके तो उसको थोड़ा सा लॉस है, क्या, वो लोग वो तो अपनी वैल्यू पे लेंगे, लेना लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। बात समझ में आई? जैसे आप वो आपका टॉपिक ही नहीं है ना। अगर एक इंडियन कंपनी को किसी भी कंट्री में शेयर बेचने हैं, तो वो उस कंट्री की शेयर मार्केट में जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो समझ नहीं आ रही बात। तू इंडियन कंपनी है, तेरे को इंडिया में बेचना है, तो बॉम्बे में बेच देगी, नेशनल बेच देगी, NSE कहते हैं उसको। लेकिन अगर इंडियन कंपनी हो, तुम्हें अमेरिका को सामान बेचना है, अमेरिकन मार्केट में सेल लगाओगे कि यहीं से बेच दोगे? अमेरिकन मार्केट में जाओगे, वहां के लोगों को बताओगे, कैसे बताओगे? अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क, उसको क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगर इंग्लैंड में जाना तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज, यूके के अंदर जो होता है, समझ रहे हो? अगर बाहर के बंदे ने इंडियन का सामान खरीदना है तो वो इंडिया आ सकता है, अगर मैं लिस्ट नहीं करता तो उसकी मर्जी है। पर मेरे को अगर पूरे वर्ल्ड वाइड बेचना है तो मेरे को वहां की मार्केट में अपने आप को लिस्टिंग करनी, वरना वहां के लोग ले पाएंगे। यहाँ के मैं अमेज़न में सामान बेच दूंगा तो इंडिया के लोग लेंगे, बाहर के ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं जब तक बाहर की मार्केट के बाहर के अमेज़न के अंदर मैंने लिस्ट ही नहीं कर रखा सामान। तो तुम्हें पता है, जो अगर मान लो कोई वर्ल्ड का चैनल है, मान लो कोई भी चैनल का नाम लो, जो चैनल आते हैं हिस्ट्री टीवी, स्टार गोल्ड, सोनी टीवी, सोनी सेम इंडिया में आता है, सेम वर्ल्ड पे आता होगा? नहीं, सोनी जो अमेरिकन कंट्रीज में आता है अलग आता होगा। वहां के ऐड इंडियन में होते होंगे, वहां के होते होंगे। जो प्रोडक्ट इंडिया में बिकता है वो इंडिया में दिखाते हैं, जो प्रोडक्ट वहां बिकता है वहां के ऐड दिखाते होंगे ना, कि इंडियन ऐड वहां दिखा रहे होंगे। अब इंडियन कंपनी अगर अमेरिका में बेचने जाती है, वो वहां भी ऐड दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? वो हिंदी बनाएगी, अमेरिकन एक्सेंट बनाएगी। तो अगर मेरे को अमेरिका में सामान बेचना है तो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाना पड़ेगा बेचने के लिए, तो वहां पे ट्रेडिंग करने के लिए वहां पे लिस्टिंग। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट दोबारा, अभी समझ आया? अभी भी नहीं आया? सेकंड पॉइंट है
सेकंड पॉइंट पर दोबारा पढ़ो। जीडीआर का होल्डर जो होता है किसी भी टाइम उसको नंबर ऑफ शेयर्स उसको कन्वर्ट कर सकता है, मतलब वापस से करेंसी में कन्वर्ट वो किसी टाइम भी वापस कर देगा शेयर बैंक को, कंपनी को तो करने नहीं, बैंक को करने हैं, या कर देगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में वापस कर देगा, वहां से अपनी करेंसी को वापस ले सकता है। किस में लेगा? यूएस डॉलर में लेगा। खरीदे किस में गए थे? यूएस में खरीदे गए थे। तो अगर तुम्हारा दिनार है, तुम दिनार में जीडीआर खरीद नहीं सकते, तुम्हें पहले जाना पड़ेगा अपने बैंक में, दिनार को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएस डॉलर्स में, तब तुम जीडीआर लोगे, क्योंकि ग्लोबल बिकता है ये। टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी करो। ऐसे कौन करता है? शाबाश। जैसे आप पहले तो जीडीआर अपनी कंपनी को इशू कराओगे, फिर वहाँ की स्टॉक मार्केट में इशू करोगे, फिर वहाँ पे शेयर इशू करोगे आप अपने। पहले स्टॉक मार्केट लिस्ट करूंगा, फिर मेरा डिपॉजिटरी वहाँ शेयर इशू करता, वो खरीदना आज शुरू आ जाएंगे, ऑब्वियस बात है ना। पहले लिस्टिंग होगी, पहले शेयर इशू होंगे। तो जो वहाँ पे शेयर इशू करोगे, वो जो शेयर का प्राइस होगा इंडियन के हिसाब से चलेगा, उनके हिसाब से। यूएस डॉलर के हिसाब से। तो चलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो तो यहाँ का जो बेटा वहां का प्राइस में रखूंगा ही ना, ऐसा जो यहाँ का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रखूंगा प्राइस वही रखूंगा वहां पे, वहाँ प्राइस अलग होगा, डॉलर के हिसाब से होगा, मैं घाटा को रखूंगा। अगर मैं रुपीज के मेरे को बहुत लॉस हो जाएगा भाई, तो अगर मैं उसमें रखूंगा तो मैं उस हिसाब से प्राइस रखूंगा ना। ताजमहल देखने फॉरनर आता है, हमारी फीस 20 रुपए, उनकी 700 क्यों है? डॉलर में है ना वो। इंडिया घाटा, अगर इंडिया 20 रुपए रखेगा उनका, उनको तो बहुत, उनके तो कुछ पाउंड या सेंट्स हो गए, सेंट्स हो गए ना उनके, तो इंडिया को घाटा खाए। उनकी 700 रुपए, उनका हमारा 20 रुपए, उनका क्या है? 20 डॉलर के साथ 700 रुपए टिकट बन जाती है उनकी। समझ रहा? हम क्यों घाटा खाएंगे भाई? अगर मेरी 100 रुपए का शेयर है रुपीज में, तो वहां पे 100 डॉलर के हिसाब से रखूंगा ना मैं, या 50 डॉलर 20 डॉलर के हिसाब से रखूंगा ना, ऐसा पूरा आएगा मेरे पास, मैं घाटा नहीं खाऊंगा। समझ गया? अगला पॉइंट, जीडीआर वाला किसी भी टाइम पैसे में कन्वर्ट कर सकता है, उसको कुछ टर्म साइन करने की जरूरत नहीं है। द होल्डर ऑफ जीडीआर डू नॉट कैरी एनी, क्योंकि सिर्फ शेयर खरीदे हैं, कोई वोटिंग राइट्स, बट ओनली डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। ये क्या मतलब हुआ? मतलब कि वो जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ये कोई डिविडेंड ज्यादा मिल सकता है, एप्रिशिएट, बढ़ना, और कैपिटल, इनके कैपिटल क्या हो सकती है बाद में बढ़ भी, अगर शेयर का भाव बढ़ेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, और कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो डिविडेंड बढ़ेगा। क्या शेयर का भाव बढ़ने से डिविडेंड ज्यादा होता है? नहीं, डिविडेंड डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट्स पे। शेयर का भाव बढ़ने से कैपिटल बढ़ जाती है भाई, डिविडेंड अलग है, कैपिटल अलग है। शेयर का भाव कैपिटल होता है, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट। अब आप जा सकते हो।